14। अच्छा, शीट नंबर 14। शीट नंबर 15 में पूछा था ना अभी किसी ने, मतलब हिमांशु तुमने पूछा था? पहले 14 में पूछा था, 15 में भी डाउट्स था। अच्छा 14 पहले पूछा था, तो 14 पहले पूछा। यस सर। ओके 14 क्वेश्चन। अब मेरा रिक्वेस्ट आपको का ईबी, बिफोर आई फॉरगेट कि अभी एग्जाम जून आ गई है, जून आ गई है, अब कई स्कूलों में एग्जाम वगैरह स्टार्ट हो जाएगी, तो आप लोग बुक से कुछ क्वेश्चंस करने लगे। शीट्स के आपने पता नहीं कितने सिंसियरली किए हैं, अगर कुछ किए हैं तो मार्क कर ले। जब आप शीट्स करें या कोई भी चीज करें ना, तो उसमें अच्छा मार्क कैसे करेंगे, ठीक है, ऑन पीडीएफ में मार्क तो शायद इतना इजीली नहीं हो पाएगा, कैसे करेंगे आप, लेकिन आप अगर कहीं नोट डाउन कर लें शीट नंबर का क्वेश्चन नंबर, तो जब आपको एग्जाम आए तो उन क्वेश्चंस को आप रिवाइज कर सकें। ऐसा कुछ एक डायरी बना ले, या अपनी नोटबुक में एक लास्ट में या कहीं पे शुरू में कोई पेज ऐसा फोल्ड करके बना लें जिसके अंदर शीट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रेफरेंस लिख सके। जब एग्जाम्स आती है तो आप पूरी शीट दोबारा नहीं कर पाएंगे, आपको इतना टाइम होगा नहीं। तो अब आप क्या करें, बुक से रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए अपना। फंडामेंटल्स को ले लीजिए, फंडामेंटल्स में टिपिकल टॉपिक्स है उनको ले लीजिए, और मैं भी कोशिश करता हूँ एक जो मुझे फंडामेंटल्स की एक शीट देनी है वो मैं भेजने की कोशिश करता हूँ। मैं बना नहीं पा रहा हूँ, मैं सभी कुछ एक ही शीट में डाल देना चाहता हूँ, इसलिए रह जा रहा है। फिर भी मैंने कुछ क्वेश्चंस तो उसमें बनाए हुए हैं, तो वो भी है। तो सबसे ज्यादा फंडामेंटल्स के अभी आपके एग्जाम वगैरह जो भी होंगे स्कूलों में, तो उसके अंदर आपको पास्ट एडजस्टमेंट्स पूछेंगे ज्यादा। उसके अंदर पास एडजस्टमेंट का एक क्वेश्चन तो होगा ही होगा, फिर एक पेनल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का होगा, उसके अलावा फिर छोटे मोटे क्वेश्चंस कुछ भी हो सकते हैं, गारंटी का होगा, जनरल एंट्री पूछ सकते हैं। तो ये सब कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, तो आप इनको रिवीजन करना थोड़ा सा स्टार्ट कर दीजिए। मैं आपसे बुक का इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आपकी देखिए शीट्स आपने की है, एक राउंड आपका बुक से भी हो जाएगा, तो जब आप एग्जाम की तैयारी करेंगे, हाफ ईयरली की तैयारी करेंगे या बोर्ड की तैयारी करेंगे, उसके पहले आपका एक राउंड हो चुका होगा, मतलब उस चैप्टर का एटलीस्ट हाफ ईयरली से पहले तो होगा। मैं बोर्ड तो बहुत आगे की बात है, हाफ ईयरली की बात करते हैं। तो जब हाफ ईयरली, अच्छा जब आप बुक से भी करें जिसे, तो उसका ना जो इंपॉर्टेंट आपको लगे कोई पॉइंट उसको मार्क करते चलिए, तो जिससे कि जब आप हाफ ईयरली में रिवाइज करेंगे तो आपको ध्यान रहेगा कि हाँ मुझे ये चीजें पॉइंट इस चैप्टर में देखना है, ठीक है। तो उसको ग्लांस थ्रू, आप पूरा चैप्टर आप दोबारा नहीं कर पाएंगे, ये बात ध्यान रखिए। आप अभी कर लेंगे, फिर भी थोड़ा बहुत तो आप कर लेंगे, जैसे जैसे कोर्स बढ़ता जाएगा वो टॉपिक आएगा तो आपके लिए बस इतना टाइम नहीं होगा कि वो पूरा चैप्टर फिर से दोबारा कर जा रहे हैं। तो आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशंस को मार्क करते जाइए। ऐसे ही आप शीट से भी करके रखिए, आप नोट करके रखिए उसको, तो जब आप करें तो एग्जाम से पहले आपने वो क्वेश्चन देख लिया। ज्यादातर का मैं सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करता हूं, तो आप सॉल्यूशन चेक करके उसको आपको खटाखट वो पॉइंट रिवाइज हो जाए, अच्छा इसमें ये पॉइंट है, इसमें ये पॉइंट है। तो ऐसे तो आदत आपको पढ़ने की डालनी पड़ेगी। इस प्रॉपर स्टडी हैबिट्स ये होती है कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनको नोट डाउन करते जाए। ऐसा नहीं होता है कि यहाँ बैठ गए करते जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसे कुछ ध्यान रहता है ना, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हर एक चीज के मार्क करते जाना, लिखते जाना कहीं पे, हर चीज के लिए, हर सब्जेक्ट के। मैं सिर्फ अकाउंट्स की नहीं, हर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये ऐसा आप कर लिए। इस साल अभी 12th में आपका पहला एग्जाम अभी आएगा, तो थोड़ा सा आपके लिए मोटिवेशन का भी वो रीजन हो सकता है और डीमोटिवेशन का भी हो सकता है। पेरेंट्स के लिए भी हो सकता है, आपके लिए हो सकता है कि 12th आ गया, अब आपका ये पहला एग्जाम और ऐसा नंबर आए, ये नंबर आए, तो फर्क तो देखो पड़ता है। अच्छे आते हैं तो आप खुद मोटिवेटेड फील करते हैं, तो लेकिन उसके लिए कोशिश आपको प्रॉपर स्टडी हैबिट्स डेवलप करनी पड़ेगी, तब जाके वो काम होगा। तो उस टाइप से आप करेंगे। इससे इसमें ऐसा नहीं होता है कि पढ़ाई क्लास ऑनलाइन अटेंड कर देने से नहीं होता है। आप ऑनलाइन को एक सीरियसली क्लास को अटेंड करेंगे तो समझ में आएगा। अभी हमें कुछ भी नहीं मालूम है कब तक कहानी चलने वाली है और क्या चलने वाली है, कुछ नहीं कह सकते। बहुत कुछ अनसर्टेनिटी है अभी। मार्केट भले ही खुल जाए, स्कूल कब से खुलेंगे मालूम नहीं, लेकिन ये जो आप अभी पढ़ रहे हैं आपके साथ हमेशा रहेगा। तो आप हैबिट डालिए, हैबिट बना लेंगे तो आपके आगे भी काम आएगी लाइफ के अंदर, ठीक है। Now, yeah, sheet number 14. Now I have opened the first sheet on goodwill value. हाँ बोलिए। सर हाँ मैं बोल रहा हूँ कि आपने जो कल क्लास में ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक का बताया था वो एक और बार समझा दीजिए। मैं बता देता हूँ, बस वो। और ये देखिए, ये इसके अंदर ये जो 14 शीट के अंदर ये मैंने पूरी समरी दी है। इसके अंदर जो मैंने आपको चेंजेस लिखे हैं ना, कोई भी किताब उठा लें आप, सीए लेवल को उठा लें, बीकॉम को उठा लें, ठीक है, आपको इसके अलावा कहीं कोई एडजस्टमेंट मिलेंगे ही नहीं गुडविल प्रॉफिट के अंदर। प्रॉफिट के अंदर ये मैंने पूरे आपको समरी बना के दिया है। मुझे बहुत टाइम लगा है,
नेचुरली लगा ही होगा, है ना। तो फिर मैं, लेकिन आपको इसका यूज भी करें आप, मेरा पर्पस सिर्फ इतना है। एबनॉर्मल लॉस आप ऐड करें। आपके सिलेबस में एबनॉर्मल लॉस क्या क्या होंगे? लॉस बाय फायर होगा, लॉस बाय थेफ्ट होगा, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स होगा, लॉस ऑन सेल ऑफ नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माने वो इन्वेस्टमेंट जो आपके बिजनेस के लिए जरूरी नहीं है, आपने, आपका बिजनेस का हिस्सा नहीं है, आपने फिर भी खरीदा उनको और बेच दिया, उस पर लॉस हो गया, तो ये एबनॉर्मल लॉस है। इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ ए बिजनेस एक्टिविटी। वॉलेंट्री रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन एम्प्लॉयज को दिया, तो अभी एम्प्लॉयज को बार बार रिटायर थोड़ी होते हैं हर साल, क्या अच्छा जब वीआरएस दिया जाता है, इसको वीआरएस तो बड़ा अमाउंट दिया जाता है, तो यू डोंट गिव इट एवरी ईयर, बट व्हेनेवर यू गिव इट रिड्यूसेस योर प्रॉफिट्स। तो ये सारी चीजें आपको प्रॉफिट में ऐड करनी पड़ेगी। एबनॉर्मल गेन आपको लेस करने हैं। इसका ऑपोजिट हो गया। ऑपोजिट कैसे हो गया? सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, यहाँ लॉस था, यहाँ सेल गेन हो गया। यहाँ पे आपको लॉस हुआ था नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट में, या इनकम हुई है, इनकम या गेन जो भी है। इनकम इसलिए लिखा है मैंने कि आपको प्रॉफिट भी मिल सकता है बेचने से, आपको उसमें इंटरेस्ट भी मिल सकता है। अगर आपका नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, उस पर आपको इंटरेस्ट मिला है, तो ये नॉन ट्रेड है ना, बिजनेस का तो हिस्सा है नहीं। जो गुडविल निकालेंगे तो उसमें ये प्रॉफिट तो आप इंक्लूड नहीं कर सकते, इनकम को आप वो हटा दीजिए। ठीक है, तो ये सारी चीजों को एज्यूम, मैंने ये एज्यूम किया ये आपका नॉन फाइनेंस बिजनेस है, आपका फाइनेंस का बिजनेस नहीं है, आप बैंक नहीं है, आप इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है। आप इन्वेस्टमेंट कंपनी हो तो हर तरह के इन्वेस्टमेंट पे आपका ऑपरेटिंग इनकम हो जाएगा, वो आपका बिजनेस का पार्ट है, लेकिन आपका फाइनेंस का, इन्वेस्टमेंट का काम नहीं है, इसलिए उनके ऊपर आप जो खरीदते बेचते हैं वो नॉन फाइनेंस एक्टिविटी। रेमुनरेशन ऑफ पार्टनर्स, अब ये पॉइंट एक मुझे समझाना है, रेमुनरेशन ऑफ पार्टनर्स ऑल्टरनेटिव, और जो ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक का पॉइंट अभी पूछा गया वो मैं कल पूरा कंप्लीट नहीं कर पाया था, वो भी मैं देखता हूँ। नॉर्मल एक्सपेंसेस ओमिटेड टू बी कंसीडर्ड, मैंने जैसे आपको कल एक एग्जांपल दिया था जब मैं आपको स्क्रीन दिखा रहा था, इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, उसको घटाई नहीं प्रॉब्लम। अब इंश्योरेंस प्रीमियम तो बिजनेस का नॉर्मल एक्सपेंस है ना, वो घटना चाहिए था। अगर किसी साल हमने नहीं घटाया तो उसको आप घटाइए। बिजनेस की कोई नॉर्मल इनकम है, कमीशन रिसीव एक नॉर्मल इनकम मानी जाती है। कमीशन कौन रिसीव करते हैं? जिनका काम कमीशन का होता है। मतलब एक कोई ऐसा बिजनेस हो सकता है वो कुछ सेल भी करते हैं और कमीशन भी पाते हैं, आड़त का काम है उनका, ब्रोकरेज का काम है उनका, और वो गल्ला वो मतलब अनाज बेचते हैं और कमीशन भी आता है, तो कमीशन रिसीव इज कंसिडर्ड टू बी ऑपरेटिंग। तो आपको कमीशन मिला था, आपने उसको प्रॉफिट में जोड़ा ही नहीं, तो अब जोड़ो उस साल के प्रॉफिट के अंदर। तो ये नॉर्मल बिजनेस के इनकम है, नॉर्मल एक्सपेंसेस है, तो उनको आप एडजस्ट करें। फिर फ्यूचर में कुछ चेंजेस होने वाले, आपका कुछ प्रॉफिट है जो फ्यूचर में चेंज होने वाला है। देखिए अभी तक नहीं था लेकिन अब हो जाएगा। तो मैंने आपको फॉर्मूला क्या दिया हुआ, यहाँ पे आप गुडविल के निकालने का फॉर्मूला देखिए। गुडविल निकालने का जो फॉर्मूला मैंने यहाँ दिया है आपको, उसके अंदर मैंने जो टर्म यूज किया है वो टर्म यूज किया है फ्यूचर एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट। मतलब वो एवरेज प्रॉफिट जो फ्यूचर में आप मेंटेन करने वाले हैं, फ्यूचर के अंदर होते रहने वाला है। अभी तक हुआ हो सकता है लेकिन अब फ्यूचर के अंदर वो नहीं होगा, तो वो एडजस्टमेंट भी करने पड़ेगा। अभी लॉस हो गया था, अब तो नहीं है ना, वो लॉस एडजस्ट करेंगे। तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट का एक दो एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए की मशीनरी है, आप उस पर अभी 10% डेप्रिसिएशन लगाते हैं। अब आज से आपने डिसाइड किया फ्यूचर के अंदर 15% करेंगे, स्ट्रेट लाइन मेथड्स फिक्स है। तो आप 10,000 रुपए डेप्रिसिएशन लगा रहे थे, अब आप 15% करने वाले, तो आप 15,000 डेप्रिसिएशन लगाएंगे। जब आप 15,000 डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो 5,000 आपका प्रॉफिट और कम हो जाएगा फ्यूचर के अंदर। फ्यूचर के अंदर आपको प्रॉफिट कम हो जाएगा। मैं आपको कॉल बैक करता हूँ। तो 5,000 और प्रॉफिट कम हो जाएगा फ्यूचर के अंदर। तो आप क्या करेंगे, जो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट है उसके अंदर 5,000 और आप माइनस कर दीजिए। अभी तक आपने सिर्फ 10,000 माइनस किया, अब आप 5,000 और माइनस कर दीजिए। सर हाँ सर, तो जैसे डेप्रिसिएशन अपन को 3 साल का दिया है और 1 साल बाद मतलब 14 साल में 15% हो रहा है, तो अपन 5 मतलब फिर कैसे करेंगे? 5,000 ही डिडक्ट होंगे सर? नहीं, देखो एक चीज में, एक बहुत सिंपल से एग्जांपल देके मैं क्लियर कर रहा हूँ सारी पॉइंट्स, फिर वो डाउट्स पे भी आता हूँ। ठीक है, ये पॉइंट्स एकदम से आ गया सामने, तो मैं इसको समझ लीजिए। इसके अंदर 2-3 चीजें मुझे समझानी है, समझा के फिर मैं आपके सारे डाउट्स लेता हूँ। मान लीजिए मुझे गुडविल निकालने के लिए 4 इयर्स का एवरेज प्रॉफिट लेना है, 4 इयर्स का, 2018, 2019, 2020, 2021, 4 इयर्स। अब देखिए एवरेज 2 ढंग से निकलता है, एक होता है सिंपल एवरेज, एक होता है वेटेड एवरेज। गुडविल के अंदर हम दोनों तरह के एवरेज निकालेंगे, सिंपल भी निकालते हैं, वेटेज भी निकालते हैं। सिंपल का मतलब क्या हुआ, 2018 का प्रॉफिट 50,000 है, 19 का 55 है, ये 60 है,
ये 70, मैंने इनको ऐड कर दिया, 23, 2,35,000। तो जो एवरेज प्रॉफिट मैं कहूंगा बिजनेस का इज इक्वल टू 2,35,000 डिवाइडेड बाय 4। दिस इज सिंपल एवरेज। लेकिन आप इस प्रॉफिट को अगर देखें तो देयर इज वन ट्रेंड इन दिस प्रॉफिट। ट्रेंड क्या है? प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है सर। तो जो नेक्स्ट ईयर फ्यूचर में 2022 का जो प्रॉफिट आएगा, वो प्रॉफिट इज मोर लाइकली टू बी क्लोजर टू 21 रादर देन 2018। वो 21 के प्रॉफिट के ज्यादा नजदीक होगा या 21 के प्रॉफिट से ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होगा रादर देन 2018। तो मैं सिंपल एवरेज के अंदर सबको इक्वल वेटेज दे रहा हूं, 18 को, 19 को, 20 को, 21 को, सबको इक्वल वेटेज दे रहा हूं। लेकिन यहां पर जब ट्रेंड होता है, इंक्रीजिंग ट्रेंड, डिक्रीजिंग ट्रेंड, इट इज बेटर टू गो बाय वेट्स। वेट्स के हिसाब से। वेट्स क्या? इसको सबसे दूर वाले ईयर को, द फारदेस्ट द ईयर द लोअर द वेट। सबसे दूर वाले जो सबसे फारदेस्ट ईयर उसको सबसे कम वेट देते हैं, फिर उसको ज्यादा, फिर उसको और ज्यादा। ये क्वेश्चन में वेट दिया होगा कि कितना कितना वेट देना, 1 2 3 4 देना है या 5 10 15 20 देना है या कुछ और वेट देना। लेकिन आपको वेट जब आप असाइन करेंगे, वो कई बार नहीं दिया होता कि किस साल को कौन सा वेट देना। तो जब नहीं दिया है तो जो सबसे फारदेस्ट ईयर, जिसका इन्फ्लुएंस नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट में सबसे कम पड़ने वाला, उसको सबसे कम वेट दिया जाता है, और जिसका इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा पड़ने वाला उसको वेट सबसे ज्यादा दिया जाता है। तो 2021 का जो प्रॉफिट है वो जो 21 की कंडीशन है 22 में करीब करीब वही होने वाली है रादर देन 18 की। तो हम 18 को सबसे कम वेट देंगे और 21 को ज्यादा। तो हम वेट देने के बाद वील फाइंड आउट द प्रोडक्ट्स, हम इसका प्रोडक्ट निकाल लेंगे, ठीक है। एंड देन 1,80,000 एंड देन 7 4 28, 2,80,000, ये हमने प्रोडक्ट निकाल लिया। वी ऐड दीज प्रोडक्ट्स, हम इस सारे प्रोडक्ट्स को ऐड करेंगे, ठीक है। ये आएगा 380, 460, 460, 570 एंड 5,20,000। तो वेटेड एवरेज किसको कहेंगे हम? वेटेड एवरेज इज 5,20,000 डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट्स। वेटेड एवरेज में वेट्स के टोटल्स डिवाइड करें 10, 5,20,000 डिवाइडेड बाय 10, तो ये वेटेड एवरेज आ गया 52। तो क्वेश्चन आपसे वेटेड एवरेज पूछ रहा है या सिंपल एवरेज पूछ रहा है, आप उसके हिसाब से प्रॉफिट को कैलकुलेट करें। नंबर 1, ये पॉइंट मैंने भी बता दिया, अभी ये मुझे समझाना भी था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ही इज आस्किंग, आर्यन का जो क्वेश्चन पूछना है वो क्या है वो मैं आपको बता दूं। आर्यन क्या कह रहा है? आर्यन का कहना है कि अब हमने डेप्रिसिएशन का रेट बढ़ाया, तो भाई डेप्रिसिएशन का रेट इन सालों में थोड़ी बढ़ा है, इन सालों में नहीं बढ़ा, फ्यूचर में बढ़ेगा। तो अगर जो मेरा एवरेज आ रहा है 52,000, या ये 5 4 20 एंड 7 4 28 एंड 7 है ना, तो यहाँ पर यहाँ this is 8 8 8 8 8 8 8 then 30 7 4 28, ये कुछ आ रहा है 48,750 ले लेना। तो अब मेरा सिंपल एवरेज 48,750 और वेटेड एवरेज 52,000, ये क्या बता रहे हैं? Why I have calculated this average? I have calculated this average to find out what is going to be the expected profit in the year 22, 23, 24, whatever. आने वाले सालों में, not exactly same in all the years, but at the most next year तो expect करता हूँ मैं, next year expect करता हूँ कि next year ये इसके आसपास ही profit होगा। तो weighted average में हम वेट्स के हिसाब से निकालते हैं ओवर द इयर्स। सिंपल एवरेज में हम मान लिया भाई किसी साल कम किसी साल ज्यादा, तो नेक्स्ट ईयर में इसके आसपास प्रॉफिट होगा। दिस इज व्हाट वी हैव डन। अब अगर मैं रेट ऑफ डेप्रिसिएशन यहाँ पर अगर मेरा यहाँ पे मैं जगह थोड़ी सी स्पेस करना चाहता हूँ, आई नीड स्पेस, तो यहाँ पर मेरा सिंपल एवरेज आया 48,750, वेटेड एवरेज आया मेरा 52,000, वेटेड एवरेज आया 52,000।
वेटेड एवरेज 52। अभी तक मैंने ये जो प्रॉफिट दिया हुआ है, यहाँ जो मेरे को प्रॉफिट दे रखा है कितना कितना 50,000, ये जो प्रॉफिट दिया हुआ 50, 55, 60, 70, ये प्रॉफिट कब आया? जब मैंने अपने 1 लाख की मशीनरी पर 10% डेप्रिसिएशन लगाया था। अब मैं 15% करने जा रहा हूं तो मेरा डेप्रिसिएशन 5,000 रुपीज से बढ़ जाएगा, तो मेरा जो प्रॉफिट है वो 5,000 से कम हो जाएगा। तो इसको करने के मेरे पास दो तरीके हैं। एक तो ये है कि जो एवरेज मैंने निकाला है मैं इसमें से 5,000 माइनस कर देता हूँ कि अभी तक का एवरेज 48 आ रहा है, विच आई एम एक्सपेक्टिंग दैट यही फ्यूचर में होगा, बट 5,000 से कम होगा, ये तो क्लियरली दिख रहा है क्योंकि हमने डेप्रिसिएशन का रेट बढ़ाया। तो मैं एवरेज में या तो 5,000 कम कर दूं, या एक तरीका और है, एक तरीका ये है कि मैं हर साल के प्रॉफिट में 5,000 कम करूं, सेम आंसर आएगा। इसमें भी 5,000 माइनस करूं, इसमें भी 5,000 माइनस करूं, इसमें भी 5,000 माइनस करूं, इसमें भी, क्योंकि फ्यूचर का मेंटेनेबल प्रॉफिट, फ्यूचर में आने वाला प्रॉफिट कम हो जाएगा। फिर मैं उसको 45 निकालूं, 50, 55, 65 और इनको ऐड करूं, 12 9 21, 2,10,000। अब मैं 2,10,000 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो 48 750 माइनस 5 43 750 आएगा। अगर ये मेरा 48 750 सही है तो ये 4 से जब मैं डिवाइड करूंगा तो मेरा 43750 सेम आना चाहिए, सिंपल एवरेज सेम आना चाहिए। इफ आई एम नॉट श्योर मैंने वो सही निकाला था कि नहीं, बट अगर सेम सही निकाला है तो चाहे मैं अलग अलग सब में माइनस करके फिर एवरेज निकालूं या एक साथ एवरेज से माइनस कर दूं, माय आंसर शुड रिमेन सेम। तो फ्यूचर के अंदर अगर कोई एडजस्टमेंट्स होने वाले हैं तो उन एडजस्टमेंट्स को हम प्रॉफिट से एडजस्ट करते हैं। ये फ्यूचर में हमारा प्रॉफिट 5,000 से कम हो जाएगा। तो आपके सिलेबस में जो बुक्स में आपको क्वेश्चन दिए उसमें फ्यूचर से रिलेटेड जो खर्चे इस टाइप के हैं वो नॉर्मली 2 ही तरह के एक्सपेंसेस है। बाकी लॉजिक मैंने समझाया, अगर कोई ऐसा दिया है तो आपको समझना पड़ेगा। एक सर दिया, ये वाला फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा प्लीज। अभी तक हम जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगा रहे थे हमारी 1 लाख की मशीनरी पर, वो हम 10% लगा रहे थे 1 लाख के ऊपर। तो जब 10% हम लगा रहे थे तो 10% लगाने के साथ में जो हमारा प्रॉफिट आया वो 18 का 50 आया, 19 का 55, 20 का 60, 21 का 70 आया। ये बात क्लियर है यहां तक? हाँ या ना? यस सर। अब मैं क्या कर रहा हूँ सार्थक कि अगर मैं रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 15% कर दूंगा तो मेरा डेप्रिसिएशन कितने से बढ़ जाएगा? 5%। 5% तो ठीक है, दिया ही है मैंने। अमाउंट बता। 1 लाख है ना एसेट की, एसेट 5% मतलब कितना होता है 1 लाख का? सर 5,000। तो 5,000 से बढ़ जाएगा। तो जो मेरा जब मैं प्रॉफिट निकालूंगा 18 का, अगर मैं यही डेप्रिसिएशन लगाता 15%, तो 18 का जो प्रॉफिट मेरा 50 आया वो 50 नहीं आता, 45 आता। 19 का प्रॉफिट जो 55 आया, 55 नहीं 50 आता। वो 60 नहीं आता, 55 आता। वो 70 नहीं आता, 65 आता। समझे? अगर मैं यही डेप्रिसिएशन लगाता शुरू से तो मैंने वो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकाल लिया है कि अगर ऐसा होता तो प्रॉफिट कितना तो इन 4 सालों का जो प्रॉफिट होता वो ये होता। इसको मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। एक तो ये हुआ। यस सर। दूसरा मैंने क्या कहा कि हम ये बिना माइनस किए इसको मत घटाओ, जस्ट फाइंड आउट द एवरेज ऑफ दिस। जो दिया हुआ उसका एवरेज निकाल लो, एड अप दिस, फाइंड आउट द एवरेज। अब जो एवरेज प्रॉफिट आएगा उसके अंदर से एवरेज प्रॉफिट जो आएगा, तो एवरेज प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? एवरेज एक ही साल के लिए होता है ना। ये तो जब 4 साल का ऐड करके 4 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज का मतलब क्या होगा? 1 साल का हो गया। तो इस एवरेज प्रॉफिट में से 5,000 माइनस कर दो तो भी मेरा आंसर सेम ही आएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर क्योंकि हर साल हम 5,000 माइनस कर रहे हैं तो आइदर वी सब्ट्रैक्ट 5,000 फॉर ऑल द इयर्स
और वो subtract 5,000 from the average, the answer would remain same. Answer same रहेगा. Is that okay? यस सर आ गया. तो ये समझ में आया अरिन तुमको जो मैं कहता डेप्रिसिएशन की बात? हाँ सर आ गया समझ. ठीक. अब मैं आ रहा हूँ वापस उस शीट पे जो मैं आपको समझा रहा था. नॉर्मल गेन ऑन सेल ऑफ, अब जैसे ये मैंने माइनस किया, फिर मैंने आपसे कहा कि कुछ चीजें हमारी आती हैं इसके अंदर. तो आपके सिलेबस में दो ही बस दे रखे हैं एडजस्टमेंट. एक तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो मैं आपसे कह रहा था उस समय, और एक है मैनेजर की सैलरी. हमने मैनेजर की सैलरी बढ़ा दी, तो मैनेजर की सैलरी अगर हमने बढ़ा दी तो कितना हमारा प्रॉफिट में इफेक्ट आएगा, ठीक है, और अगर डेप्रिसिएशन का रेट बढ़ गया तो कितना इफेक्ट आएगा या घट गया, दोनों में से कुछ भी हो सकता है. That is it. अब हम बात करते हैं, पहले हमने कुछ हमसे गलतियां हो गई थी प्रॉफिट कैलकुलेशन में, और उसकी वजह से जो एडजस्टमेंट्स हमें करने हैं वो हमें करने. उसके अंदर तीन, यही पूरे इसके अंदर, बाकी तो सब आप समझ आएंगे, यही तीन सबसे ज्यादा थोड़ा सा टिपिकल है. एक तो कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया, या रेवेन्यू को कैपिटल मान लिया, और दूसरा स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यू अंडर वैल्यू हो गए, और या फिर हमने डेप्रिसिएशन रॉन्ग गलत लगा दिया. ठीक है, इसके ऊपर हम बात करते हैं, और मुझे दो चीज समझानी, ये वाला और रेमुनरेशन टू पार्टनर्स. ठीक है, एक बार मैं वो क्वेश्चन देख लूं तो मुझे थोड़ा सा ध्यान है. हाँ, क्वेश्चन कौन सा था, डाउट जो पूछा गया था मेरे से? फर्स्ट का ई. फर्स्ट का ई. ठीक है, ठीक है, ठीक है. और सर थर्ड एंड फिफ्थ. थर्ड. ठीक है, ठीक है. अब जरा ये वाले एडजस्टमेंट हम समझते हैं, ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक. इसको मैं दोबारा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. आर्यन, आर यू देयर? हाँ सर. नाउ क्लोजिंग स्टॉक, जो एक साल का क्लोजिंग स्टॉक है वो नेक्स्ट ईयर क्या क्या हो जाता है आर्यन? ओपनिंग स्टॉक. हाँ सर. अब यहाँ पर मैं जब ट्रेडिंग अकाउंट बना रहा हूँ, तो यहाँ पे सपोज ये फर्स्ट ईयर है, तो मैंने परचेजेस लिखा 1,00,000 रुपए का, और यहाँ पे मैंने सेल्स लिखी है 1,50,000 की, और ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक आया 20,000. तो मैं ऐड करता हूँ 1,70,000, और दिस इज माय ग्रॉस प्रॉफिट विच इज 70,000. ये सिचुएशन इज क्लियर टू एवरीवन? यस सर. Now this closing stock here would become the opening stock next year. ये next year opening stock हो जाएगा. सर तो ये जो अपना ये जो स्टॉक बचा है, तो ये ओपनिंग स्टॉक ये अपनी एक्सपेंस हो गई क्योंकि ये बिका नहीं, इसलिए. जिस साल वो नहीं बिका है उस साल तो एसेट होती है वो हमारी. हाँ, उस साल तो एसेट है, अगले साल. अगले साल अगर वो बिक गया तो वो हमारा एक्सपेंस हो जाएगा, और नहीं बिका तो हमारा फिर से एसेट हो जाएगा. अब अगले साल ये बिका कि नहीं बिका वो डिपेंड करेगा कि वो नेक्स्ट ईयर की सेल्स का हिस्सा बन गया कि नेक्स्ट ईयर की क्लोजिंग स्टॉक का हिस्सा बन गया. तो ये ओपनिंग स्टॉक या जो भी नेक्स्ट ईयर की परचेजेस है, नेक्स्ट ईयर हमारी परचेजेस सपोज 1,20,000 हुई, और सेल्स हमारी 1,90,000 हुई, और हमारा क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर 15,000 है. तो ये जो परचेजेस या और जो हमारा ओपनिंग स्टॉक है,
it would be either the part of sales or it would be part of closing stock. दोनों में से किसी एक जगह जाएगा ना, चाहे वो ओपनिंग स्टॉक हो या परचेज हो। बिकेगा तो सेल्स में जाएगा, नहीं बिकेगा तो क्लोजिंग स्टॉक में जाएगा। तो अगर वो बिक गया तो वो सीओजीएस का हिस्सा हो जाता है, सीओजीएस का हिस्सा हो जाता है मतलब वो एक्सपेंस हो जाता है, और अगर नहीं बिका तो हमारे क्लोजिंग स्टॉक का हिस्सा हो जाता है। इज दैट ओके? हाँ सर। यस सर। अब मेरे नेक्स्ट ईयर जब मैं अपना प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहा हूं, तो नेक्स्ट ईयर का मेरा जो ग्रॉस प्रॉफिट है 1,40,000, वो आया 65,000। तो पहले साल जब हमने ये 2021 में मैंने ये अकाउंट बनाया है तो ऐसा है, ये 2022 में ऐसा है। तो इस साल का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो नेक्स्ट ईयर का मेरा ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। ये जो मैंने यहाँ पे दो अकाउंट बनाए, इसके अंदर किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? नो सर। अब मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहता हूं कि ये जो आपका स्टॉक है ये इसके अंदर 5,000 रुपीज से ये ओवर वैल्यूएशन हो गया। मतलब अगर सही क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 20 थी तो मैंने यहाँ पे 20 की जगह 25 लिख दिया। जब मैंने 25 लिख दिया तो मेरा प्रॉफिट भी 5,000 से बढ़ के 75 हो गया। और अब आपके पास एक शीट है 2021 का प्रॉफिट, आप लिख रहे हो 75,000। ये ईयर है और ये प्रॉफिट। अब आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है, तो 2021 का प्रॉफिट हो गया आपका 75,000 विच यू हैव टू फाइंड आउट। अब हम क्या करेंगे, जब ये मैंने यहाँ पे 20 की जगह 25 लिख दिया, मेरा प्रॉफिट बढ़ गया। जब ये 25 नेक्स्ट ईयर जाएगा, यहाँ जाएगा 25, तो जब मैं यहाँ 20 की जगह 25 लिखूंगा तो जो मेरा प्रॉफिट 65 आ रहा है, ये कितना हो जाएगा? 60,000। ये बात आपको पहले समझ में आई कि नहीं है? जिस साल हम ओवर वैल्यूएशन करते हैं क्लोजिंग स्टॉक का, उस साल का प्रॉफिट बढ़ जाता है लेकिन नेक्स्ट ईयर का कम हो जाता है। ये पॉइंट समझ में आ जाना चाहिए। इसमें कोई डाउट हो तो पहले पूछ लीजिए। यहाँ नो सर, इसमें कोई डाउट किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, फिर बाद में प्लीज मत कहिएगा। ये कितनी चीज हम बार बार रिपीट कब तक करेंगे? हाँ सर, इसमें कोई डाउट नहीं है। दीप्ति और ध्रुवी, ये समझ में आया कि नहीं आया तुम लोग? अलग से आ गया सर। हाँ ना, श्योर है? क्लियर है ये? यस सर। सार्थक यस सर। क्या क्लोजिंग स्टॉक का ओपनिंग स्टॉक का क्या? अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक का क्या इफेक्ट पड़ेगा सार्थक? जिस साल ओवर वैल्यूएशन करेंगे क्लोजिंग स्टॉक का, हमारे प्रॉफिट पे क्या असर पड़ेगा उस साल? सर जिस दिन क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन ज्यादा होगा उस साल अपना प्रॉफिट भी ज्यादा आएगा। व्हाट अबाउट द नेक्स्ट ईयर? सर नेक्स्ट ईयर कम आएगा। कम हो जाएगा। इसी सर ढंग क्योंकि से उसका ओपनिंग हाँ, नेक्स्ट ईयर कम हो जाएगा, लेकिन जिस साल हम ओवर वैल्यूएशन करेंगे उस साल बढ़ जाएगा, लेकिन नेक्स्ट ईयर कम हो जाएगा। अब मैं इसी को एक रिवर्स प्रोसेस में लेके चलता हूँ। पहले तो हम इसी को क्लियर कर देते हैं, ठीक है? 2022 का प्रॉफिट, अब ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रॉफिट क्या? 75,000 दिया हुआ है और 60,000 दिया हुआ है। अब आपको बोला है कि आप गुडविल निकालिए, तो आप क्या करोगे? पहले इस प्रॉफिट को एडजस्ट करोगे। 5,000 का ओवर वैल्यूएशन हुआ था, तो 5,000 हम इस साल माइनस करेंगे और इस साल हम 5,000 ऐड कर देंगे। क्यों? क्योंकि जिस साल ओवर वैल्यूएशन हुआ था उस साल हमने प्रॉफिट बढ़ा दिया था, तो उस साल का प्रॉफिट हमें कम करना पड़ेगा, और जिस साल का कम हो गया था उस साल हम बढ़ा देंगे, तो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट, एडजस्टेड प्रॉफिट जो आएगा 21 का आएगा 70,000 और 22 का आएगा 65,000। तो ये जो टोटल हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा 1,35,000। अब मैं अगर एवरेज प्रॉफिट निकालूंगा तो एवरेज प्रॉफिट, मैं अभी 2 ही साल लिया है, बाकी 4 साल भी हो तो भी यही होना है। एवरेज प्रॉफिट निकालूंगा तो 1,35,000 डिवाइडेड बाय 2 करूंगा तो मेरा एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा।
लेकिन ये सिंपल एवरेज प्रॉफिट में इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, एक साल ऐड किया एक साल लेस किया तो सब सेट ऑफ हो गया, आपस में एडजस्ट हो गया। लेकिन अगर ये वेटेड एवरेज है देन इट विल क्रिएट अ डिफरेंस। अगर ये वेटेड एवरेज होगा तो आप ऐसे प्रॉफिट अपना निकालेंगे, उसके बाद आप वेट से मल्टीप्लाई करेंगे 1 और 2, फिर ये प्रोडक्ट निकालेंगे 70 1,30,000, ये आएगा 2 लाख। तब आप अगर वेटेड एवरेज होगा देन इट विल बी मोर मीनिंगफुल टू मेक दिस एडजस्टमेंट। लेकिन आपको तो वो करना है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। आपको जिसमें सिंपल एवरेज में बोला तो सिंपल में कीजिए, वेटेड में बोला तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 3 इंस्टेड। तो अगर ये हमारा वेटेड एवरेज है तो हम ये एडजस्टमेंट करेंगे और एडजस्टेड प्रॉफिट निकालेंगे, उसको वेट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्रोडक्ट निकालेंगे, फिर वेटेड एवरेज निकालेंगे। सिंपल एवरेज है तो कोई बात नहीं, हम एडजस्टेड प्रॉफिट से डायरेक्टली निकालेंगे। इसी ढंग से उल्टा भी हो सकता था, हमने किसी साल इसका अंडर वैल्यूएशन कर दिया, 20 जगह 15 दिखा दिया, तो मेरा प्रॉफिट उस साल जो 70 आ रहा है वो 65 हो गया, वो कम हो गया मेरा प्रॉफिट। सर हाँ सर इसके अंदर मतलब एक चीज पूछनी थी, अपन इसमें ये अज्यूम करते हैं ना कि अपना क्लोजिंग स्टॉक अफेक्ट नहीं हो रहा है, बिकॉज सर अगर अपना ओपनिंग कैपिटल 5,000 से ओवर वैल्यू होता है ओपनिंग स्टॉक, हाँ ठीक है, तो उसका इफेक्ट फिर एक तरीके से अपने उसी साल के मतलब 22 का ओवर वैल्यू हो गया 5,000 से, तो उसी ईयर के क्लोजिंग स्टॉक पे भी फर्क पड़ना चाहिए क्योंकि टेक्निकली नहीं 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 नहीं, ये हम एज्यूम बिल्कुल सही कह रहे हो। हम इसमें ये एज्यूम करते हैं कि 22 के अंदर सिर्फ ओपनिंग पे इफेक्ट पड़ा, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन हमने सही निकाला, वी वैल्यूड क्लोजिंग स्टॉक करेक्टली। अगर ऐसा है कि वो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, फिर इस साल भी हुई मिस्टेक, फिर नेक्स्ट ईयर भी हुई, तो क्वेश्चन वो आपसे कहेगा कि ऐसा भी हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपको बोला हो कि 2 सालों तक ऐसा हो गया। एक क्वेश्चन है ऐसे भी, उसके अंदर ऐसे दिया हुआ है कि द प्रॉफिट्स ऑफ, मैं 3 साल का प्रॉफिट दे देता हूं, प्रॉफिट्स, और यहाँ पे नहीं, और ये लॉस भी हो सकता है। यहाँ पे हमें दिया हुआ है 2018 2019 2020। आपको तो जिस साल भी बोलेंगे आपको उस साल का प्रॉफिट एडजस्ट करना है। इस साल हमारा 95,000 हो गया प्रॉफिट, इस साल हमारा 15,000 का लॉस था, इस साल हमारा 70,000 प्रॉफिट था, इस साल हमारा 85,000 प्रॉफिट। अब आपको बोला है क्वेश्चन के अंदर दी क्लोजिंग स्टॉक of 2018 was overvalued by rupees 12,000 and for the year 2019 was undervalued by rupees 6,000। अब आपको ये सिचुएशन दे दी, एक साल ओवर वैल्यू हो गया, एक साल अंडर वैल्यू। Now you have to find out the adjusted weighted average, weighted average profit निकालना होगा। ठीक है, weighted average निकालना, और आपको 5 साल का प्रॉफिट दिया। तो अब आपको क्या करना है इस केस के अंदर, आप एडजस्ट करेंगे। 2018 का ओवर वैल्यू हो गया तो 2018 के अंदर एडजस्टमेंट्स, 2018 के अंदर आपने प्रॉफिट ज्यादा निकाल लिया तो 2018 में आप 12,000 लेस कर देंगे और 19 के अंदर आप 12,000 ऐड कर देंगे। ये तो हुआ इसका एडजस्टमेंट। फिर 19 में अंडर वैल्यू हुआ तो 19 का प्रॉफिट हमने कम निकाला तो 19 के अंदर फिर आप एक चीज प्लस करेंगे, है ना, इस साल कम निकाला, लेकिन नेक्स्ट ईयर का ज्यादा निकाल दिया तो नेक्स्ट ईयर आप माइनस करेंगे और फिर आपका एडजस्टेड प्रॉफिट आएगा। देन यू विल 83,000, इसमें 18,000 प्लस है, ये 15 माइनस 18 प्लस हो गया
तो ये 3000 का प्रॉफिट आ गया। ये इसके अंदर 64,000, मल्टीप्लाई बाद में करेंगे ना इसको सर? 85,000। अब हम वेट से मल्टीप्लाई करेंगे। वेटेड एवरेज है, मान लो वेट दिया हुआ है 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ पे 1 2 3 4 ये वेट से मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे, फिर उसको हम डिवाइड करके निकालेंगे वेटेड एवरेज। सर वेट तो अपन लोग ईयर के हिसाब से कैलकुलेट कर लेते हैं ना, 2018 से लेकर 2021, तो 2021 का अपने आप 4 हो जाएगा वैसे। क्या क्या क्या? हाँ वो तो भाई नहीं, क्वेश्चन नहीं, वेट का मैंने आपसे कहा, मैंने आपसे ये कहा कि वेट का जो है, वेट का होगे का वेट 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा कि 4 होगा कि वेट 5 10 15, तो ये तो क्वेश्चन ने बताना चाहिए ना कि वेट क्या लगाना है। नहीं बोला है देन यू अज्यूम इट टू बी 1 2 3 4, और जो सबसे दूर का ईयर है उसको आप 1 ले लो, जो सबसे नजदीक का ईयर है उसको आप 4 ले लो, ठीक है। सर ये वेट हमेशा कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं? मैंने नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन हमको उसको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने में कोई फायदा नहीं है। हम वेट तो ये भी ले सकते हैं 5 10 15 20 भी ले सकते हैं, हम वेट कुछ भी ले सकते हैं। हम सर वो मतलब वो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जाएगा ना, प्रोग्रेशन में जाएगा, बिकॉज इट हैज टू शो अ ट्रेंड। हमें लास्ट वाले ईयर का अपने एवरेज के अंदर इन्फ्लुएंस ज्यादा चाहिए। ये कुछ ऐसा ही हुआ कि कोई कॉलेज है, उसको आप किसी कोर्स के लिए अप्लाई करते हैं, वो कहते हैं कि हम आप कैसे निकालते हैं एवरेज मार्क्स? मैं 5 सब्जेक्ट को ऐड किए, 5 से डिवाइड करके बोलते हैं नहीं, हमारे लिए आपके जो है, मान लीजिए अकाउंट्स के मार्क्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो कहते हैं कि हम इसको वेट कम देना चाहते हैं, वी वांट टू कंसीडर मोर ऑफ योर इकोनॉमिक्स मार्क्स और मोर ऑफ योर इंग्लिश मार्क्स। तो हम क्या करेंगे, वो वेटेड एवरेज निकालेंगे, दे विल गिव मोर वेट टू इंग्लिश, मोर वेट टू इकोनॉमिक्स एंड देन टू अकाउंट्स, बिकॉज दे वांट टू सी दैट एवरेज। तो क्राइटेरिया होगा उनका कि आप इंग्लिश के मार्क्स जितने हैं उसको आप 5 से मल्टीप्लाई करिए, अकाउंट्स के मार्क्स जितने उसको आप 1 से कीजिए, इससे इतने कीजिए, समथिंग। मैंने एग्जाम्पल दिया। कोई कोर्स ऐसा जिसमें अकाउंट्स को वेटेज ज्यादा देना है, वो कहेंगे अकाउंट्स को वेटेज ज्यादा देंगे, विल गिव वेटेज टू अदर सब्जेक्ट्स, ऑप्शनल सब्जेक्ट को वेटेज हम कम देंगे। या वो सेम थिंग है यहाँ पे भी, हम चाहते हैं कि आने वाले जो हमारा जो एवरेज आ रहा है उसके अंदर लास्ट ईयर का हमारा वेट ज्यादा, उसका इन्फ्लुएंस उसमें ज्यादा। सिंपल एवरेज नहीं चाहिए। अगर मैं 4 साल का सिंपल एवरेज निकाल रहा हूँ, सिंपल एवरेज मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मेरा 60,000 आता है, तो इस 60,000 का जो 25% है वो 18 का है, इसका 25% 19 है, इसका 25% 25%। लेकिन आई डोंट वांट टू गिव सेम 25 I want to give 40% weightage to 21. I want to give 20% weightage to 20. Then I want to give less, whatever. So a weighted average mein you try to change the impact of that particular year on that profit. Is that okay? I have been asked कि अब वो दूसरी क्लासेस हैं, तो मैं एक काम ये कर रहा हूँ आपको कि आपको जो डाउट इसके अंदर आ रहे हैं, विल कंटिन्यू विद दैट डाउट टुमारो, वेडनेसडे को हमको ठीक रहेगा। एंड बाकी ये जो डाउट्स हैं जितने सॉल्व हो पाए ठीक है, बाकी मैं उसको अपने इस क्लास में लेता हूँ। और ये जो दूसरी शीट है, अब आप इस शीट को करना स्टार्ट कर दीजिए। आई शुड बी स्टार्ट गेटिंग द आंसर्स फॉर शीट नंबर 15। हाँ, मैंने शीट नंबर 14 कंप्लीट कर दिया और मैंने शीट नंबर 15 स्टार्ट करी थी, बट सर उसके साथ अपन ने 3rd या 4th से आगे के क्वेश्चंस अभी तक अपन ने वो पढ़े नहीं है क्योंकि नहीं इसमें पढ़ना क्या थर्ड, ये थर्ड क्वेश्चन, इसमें क्या करना? ये मैंने कर 15 शीट की बात कर रहा हूँ, शीट नंबर 15 ये 15 शीट है ना, 14 यही वाली ना 15 शीट के अंदर ये 14th है, स्क्रीन पे 14 प्रेजेंट हो रही है, तो शायद आपने वो 14 को प्रेजेंट करके आप अच्छा आपका मतलब है मैंने इसके बाद कौन सी शीट दी आपको? इसके बाद तो कोई शीट ही नहीं दी। दीजिए, मैंने कल ही भेजी थी क्लास में। नहीं मैंने ये भेजी है आपको शीट कल, मैंने बाकी शीट अभी नहीं सर ये वाली नहीं भेजी, आपने 15th भेजी है। सर आपने 15th भी भेजी, ये तो आपने भेजी है। मैंने जो आपको, लेकिन आपको मैंने जो अभी शीट दिखा रहा हूँ ना, जिसको आप 14 कह रहे हैं, जो भी कह रहे हैं, कर दिया, उसको कंप्लीट हो गई वो शीट। बस तो वो आप करिए उसको सबसे पहले, और बाकी आगे का मैं करता हूँ, ठीक है। और मैं अभी आपका ये जो है एक बार आप 15 शीट शेयर कर दो प्लीज। ये देखिए, ये रहा मेरे पास आपका, मैंने चैट खोला है। सार्थक यू मे लीव, सार्थक मस्ट हैव, सार्थक थैंक यू सर। तुम जाओ। सर मैंने आपको 15th शीट ये जो है सॉल्व मैंने आपको ये वाली शीट भेजी है कल, आई हैव सेंड यू दिस वन।
हाँ सर, ये 15 थी आपको ये भेजी, मैं इसी की बात कर रहा हूँ। आई वांट दिस। अभी इसके बाद नहीं। सर आप जो प्रेजेंट करे थे 14 दिख रही थी हमको। नहीं, मैंने 14 अभी डिस्कस था ना, 14 में डाउट था, लेकिन 14 में तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ये वाले क्वेश्चन है। हाँ ये आपसे अगर पूरे नहीं भी हो तो कोई बात नहीं, इसके अंदर मैंने तो सबका एसेंस दे दिया, सारे एडजस्टमेंट डाल दिए। तो सारे एडजस्टमेंट तो 15 शीट में मैंने पूछे नहीं है, तो मैंने जितने एडजस्टमेंट 15 शीट में पूछे उतने मैंने आपको समझा दिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, तो आप वो 15 शीट तो आप कंप्लीट कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर मी टू स्टार्ट नेक्स्ट टुमारो। 24 घंटे में आप इस शीट को तो आप कर सकते हो, ये कह रहा हूँ। इसके अंदर जितने एडजस्टमेंट्स हैं वो मैंने डिस्कस कर दिए हैं। बट आप एक काम कीजिएगा, बस एक पॉइंट जो मुझे थोड़ा सा आपको समझाना है, जो मैंने नहीं बता पाया अभी, वो एनुअल चार्ज ऑफ द मैनेजमेंट। ये मैनुअल, ये आप हर साल प्रॉफिट से माइनस होगा। अभी क्यों होगा, क्या होगा, इसका क्या मतलब है, मैं बता दूंगा लॉजिक। लेकिन डोंट वेट फॉर दिस थिंग टू हैपन। एक जरा से पॉइंट के लिए आप पूरा क्वेश्चन होल्ड मत कीजिए। ये 12,000 रुपए मैनेजमेंट की कॉस्ट है गुडविल कैलकुलेशन में, तो 12,000 हर साल प्रॉफिट में से माइनस होगा। या तो आप तीनों में से अलग अलग माइनस करके एवरेज निकालिए, या एवरेज निकाल के माइनस कर दीजिए, एक ही बात है। बाकी तो मैंने डेप्रिसिएशन का आपको बता दिया है, तो ये आप क्वेश्चन करना स्टार्ट करें। हाँ बोलिए सर। अब तक ये क्वेश्चन नंबर 6 कैसे होगा? क्या चीज, क्या कह रहे हो? 5 और 6। 5 और 6 ये पास्ट 3 इयर्स का प्रॉफिट हमें दे रखा है। पार्टनर्स हैड बीन इन्वॉल्वड। अच्छा ठीक है, अब देखिए हाँ और बोलो, 6th वाला क्वेश्चन, ये वही वाला पॉइंट आ गया। एनुअल सैलरी ऑफ द मैनेजर। देखिए एनुअल सैलरी ऑफ द मैनेजर तो मैंने अभी बताया हिमांशु तुमको, ये 30,000 से 40,000 की 10,000 सैलरी बढ़ गई एनुअल मैनेजर की। वो मतलब वो अपन लोग कब से बढ़ाएंगे, फर्स्ट ईयर से या थर्ड ईयर से? अरे भाई, हमको जो फ्यूचर में हमारा प्रॉफिट आएगा ये उसमें अफेक्ट आएगा। तो फ्यूचर के लिए हम प्रॉफिट कौन सा निकालते हैं? हम एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं ना फ्यूचर के लिए। ओके सर। तो एवरेज में माइनस कर दो उसको। ओके। और मैथमेटिकली मैंने कहा कि आप एवरेज से माइनस करो, या फर्स्ट ईयर से अलग माइनस करो, सेकेंड ईयर से भी माइनस करो, थर्ड ईयर से भी करो, फिर एवरेज निकालो, तो भी आंसर सेम आएगा मैथमेटिकली। बट आइडियली अगर बेटर सॉल्यूशन कहा जाए, जो एक समझदारी वाला आंसर, तो दोनों में सेम आ जाएगा। लेकिन एक बेटर स्टूडेंट व्हाट शुड डू, शुड सब्ट्रैक्ट 10,000 फ्रॉम द एवरेज, नॉट सेपरेटली, क्योंकि ये फ्यूचर का प्रोजेक्शन है। अभी तक इन सालों में कोई गलती थोड़ी है, इन सालों का तो प्रॉफिट ठीक है, आने वाले समय में अलग आएगा, तो उसमें से घटाना है। सर ये क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर उनके आगे माइनस साइन है या फिर ये लॉस लिखा है ना, लॉस का माइनस साइन। बाकी तो बाकियों में ये नहीं तो डैश है, सॉरी, ये जो डैश सब में दिया है, तो सर वो दिस इज डैश, दिस इज डैश। ये लॉस जहाँ है, लॉस मैंने लिख दिया, ये लॉस है, बाकी सब जगह ये प्रॉफिट है, ये डैश है, इसको आप लिख दो। ओके सर, मैं शीट करके भेजता हूँ फिर। सर पर मतलब माइनस में भी प्रोसेस तो सेम होगा ना? हाँ प्लस हो जाएगा, तो लॉस अगर वो लॉस 10,000 है और उसके अंदर आप एडजस्टमेंट 5,000 का कर रहे हैं, तो लॉस घट के 5 हो जाएगा। लॉस 5,000 10,000 है और आप उसमें एडजस्टमेंट 15 का कर रहे हैं, तो प्रॉफिट में हो जाएगा। हाँ एवरेज लॉस आ जाएगा, तो एवरेज देखा जाए ना, तो एवरेज लॉस अगर आ रहा है तो उस फर्म की गुडविल तो कुछ होगी नहीं, उस फर्म के गुडविल का। लेकिन अभी तो एक गुडविल निकालने को मैंने बोला नहीं है, इसके अंदर तो सिर्फ आपको प्रॉफिट निकालने को बोला है। तो आप इसके अंदर अगर एवरेज लॉस आ रहा है तो एवरेज लॉस निकालिए, प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट आ रहा है तो एवरेज प्रॉफिट निकालिए। बाकी जो लॉस मेकिंग फर्म है उसमें कौन पार्टनर बनना चाहेगा, उसकी गुडविल क्या, वो तो लॉस में है। बट देन ठीक है, अभी तो आप जो है वो क्वेश्चन को एज इट इज कीजिए, वो गुडविल जब हम करेंगे तो उसको आगे देखेंगे। तो आगे के क्वेश्चन गुडविल के ही हैं, तो सर गुडविल इसमें कैलकुलेट कैसे? बेटा इसके अंदर मैंने पूरी शीट में से एवरेज प्रॉफिट पूछा है, इसमें गुडविल कहीं पूछा ही नहीं है मैंने। सर ऊपर गुडविल कैलकुलेशन के क्वेश्चंस दिए हैं। नहीं, इसमें कहाँ है गुडविल कैलकुलेशन? मैंने गुडविल तो निकाल, ये पूछा है गुडविल के पर्पस का प्रॉफिट पूछा है भाई। ये आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है गुडविल पर्पस के लिए, ये गुडविल कहाँ निकालना है? तो प्रॉफिट ही निकालना है सब। ओके सर। ये पूछा है ना एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालिए फॉर वैल्यूएशन, गुडविल वैल्यूएशन के लिए। गुडविल वैल्यूएशन तो आगे बताऊंगा मैं आपको क्या करना है, अभी तो पहले प्रॉफिट निकाल लीजिए। अगर ये प्रॉफिट निकालना आ गया फिर गुडविल वैल्यूएशन में कुछ भी नहीं है, कुछ बचता ही नहीं है, मेन यही दिक्कत है। ठीक है, ये सर मैंने आपको ये शीट के सॉल्यूशन सेंड कर दिए, तो आप सर मेरे मैंने भी को कर आंसर दिया। शीट वो वाली। हाँ सर मैंने भी कर दी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो ये आपने कर दिया, तो मैं इसके आगे का भेज दूंगा आपको, उसको भी आप स्टार्ट कर दें। सर आप इसके भी सॉल्यूशन सेंड कर दें। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।
Yes, welcome, welcome, welcome.